Today we going to discuss about magnetism as a relativistic phenomenon। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करता ही है, लेकिन वो मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एडिशन में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। इसलिए हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि वाई ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड रेस्ट नोट। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर मोशन में हो तो वे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। यानी कि अगर मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। और हम जानते हैं कि यूनिवर्स में, नेचर में मैग्नेटिक फील्ड जैसी कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ये मैग्नेटिक चार्ज तो एग्जिस्टेंस करता ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, वो सभी इलेक्ट्रिक चार्ज है। और वो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म की सारी जो फिनोमिनन है उसे हम ये लॉरेंट्ज फोर्स लॉ की हेल्प से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए हम पहले तो ये जो मैग्नेटिज्म की फिनोमिनन है उसका एग्जांपल ये ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन से हम समझने की कोशिश करेंगे, और बाद में हम डीपली ये आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक थियोरी का यूज करके समझने की ट्राई करेंगे कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट करता है, और रेस्ट में अगर हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट नहीं करता। इसके लिए हम एक ये कंडक्टर वायर का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यह कंडक्टर वायर है और यह कंडक्टर वायर में ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। हम जानते हैं कि यह करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और मान लो कि एक यहाँ ये इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, और हम जानते हैं कि ये करंट की वजह से ये वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ये इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, और हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा। और उसके लिए हम लॉरेंट्ज फोर्स लॉ और साथ साथ में राइट एंड थंब रूल और स्क्रू रूल का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी रहेगी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो चार्ज यहाँ मोशन कर रहा है उस पर ये प्लेन ऑफ पेज के इनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन को मैं ऐसे क्रॉस से डिनोट करता हूँ, इनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये फोर्स की डायरेक्शन Q इंटू वी क्रॉस बी से पता लगेगी। लॉरेंट्ज फोर्स लॉ अकॉर्डिंग वी क्रॉस बी, यहाँ Q यानी कि -E इंटू वी क्रॉस बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, इसलिए ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें अपवर्ड लेनी पड़ेगी। यानी कि ये v अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में होगा v। और b की बात करें तो b इनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में है। और बाद में यहाँ हम स्क्रू रूल का यूज करके पता लगा सकते हैं कि ये इनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में है, ये b और v अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसलिए ये राइट हैंड स्क्रू ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी कि ऐसे रोटेट करेगा, यानी कि यहाँ से ओपन होगा, यानी कि ये डायरेक्शन में फोर्स होगा। यानी कि लॉरेंट्ज फोर्स ये इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करता है। और हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ भी अगर हम करंट की बात करें तो करंट ये डायरेक्शन में ही होगा। यानी कि दो सेम डायरेक्शन वाले करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यह हम मैग्नेटिज्म से जानते हैं। यानी कि ये वायर जो इसमें ये करंट आई ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। ये तो वही ये मैग्नेटिज्म की ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन जिसमें हमने लॉरेंट्ज फोर्स लॉ का यूज किया। हम जानते हैं कि लॉरेंट्ज फोर्स लॉ में ये v आता है, यानी कि हमें पता है कि ये मैग्नेटिक
फोर्स जो है ये मैग्नेटिज्म की सारी फिनोमिनन ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, यानी कि मैग्नेटिक की सारी फिनोमिना में कुछ ना कुछ वेलोसिटी से रिलेटेड है। इसलिए तो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और अगर रेस्ट में हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। इसलिए हम आज ये मैग्नेटिज्म की फिनोमेना के जो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन है उससे हटकर हम ये रिलेटिविस्टिक एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे और डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि ये मूविंग चार्ज क्यों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और अगर रेस्ट में हो तो वो क्यों जनरेट नहीं करता है। इसलिए हम ये रिलेटिविस्टिक फिनोमेनन का यूज करेंगे। पहले तो हम स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का एक मज़ेदार कंसेप्ट, उसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और उसे लोरेंट्स कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, लोरेंट्स कॉन्ट्रैक्शन, उसके बारे में जान लेते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये कहता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट मोशन करती है तो मोशन के एलोंग उसके जो भी डायमेंशन होते हैं वो डायमेंशन कंप्रेस हो जाता है, सिकुड़ जाता है, यानी कि उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी कि हम ऐसे एक रोड की बात करें, ये ऐसा एक रोड हो और ये 1 मीटर लेंथ का हो, रेस्ट में उसकी लेंथ अगर 1 मीटर हो और बाद में अगर ये मोशन करे तो उसकी जो भी लेंथ है 1 मीटर वो कंप्रेस होती जाती है। यानी कि 1 मीटर से अगर ये मोशन करे तो उसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर हो जाएगी और ज्यों ज्यों उसकी मोशन बढ़ती जाएगी उसकी लेंथ 98 सेंटीमीटर, 97 सेंटीमीटर ऐसे होती जाएंगी। और रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, यानी कि सी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, तो इसी केस में उसकी लेंथ 0 मीटर होगी। लेकिन ये आइडियली थियोरिटिकली होता है, लेकिन प्रैक्टिकली तो स्पीड ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये स्पीड ऑफ लाइट एक्वायर करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये स्टोरी का कंक्लूजन इतना ही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तो उसकी लेंथ सिकुड़ जाती है और हम ऑर्डिनरी डेली लाइफ में ये इफ़ेक्ट को देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऑर्डिनरी वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में वेरी वेरी निग्लिजिबल होती है। इसलिए ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की इफ़ेक्ट निग्लिजिबल होती है। इसलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कंप्रेशन को रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो ये कंडक्टर वायर में जो भी इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिटिव चार्ज हो जो भी फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में तो निग्लिजिबल ही होती है, लेकिन उसके जो नंबर होते हैं वो एवोगैड्रो के ऑर्डर में होती है। इसलिए जो सभी के ये स्मॉल एरिया में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन की टोटल इफेक्ट को हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसलिए आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि जब भी हमने यहाँ ये पहले एग्जांपल की बात की तो हमने लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से, यानी कि हमने लैब में रहकर ये इलेक्ट्रॉन की मोशन को और ये करंट का स्टडी किया और ये स्टडी को हमने मैग्नेटिज्म की इफ़ेक्ट से एक्सप्लेनेशन दिया है। लेकिन रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो ऐसे केस में हम उसकी मोशन को अगर ये हम दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से स्टडी करते हैं तो हमें ये मोशन का एक्सपीरियंस दूसरी टाइप का होता है, लेकिन उसकी मोशन का हमें उसी ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहकर स्टडी करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हम ऐसा विजुअलाइज कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, ऐसा हम सिंपली विजुअलाइज करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक हाउस ही है और ये इलेक्ट्रॉन में सीटिंग अरेंजमेंट है और हम जो यहाँ लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े खड़े या तो लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे बैठे ये इलेक्ट्रॉन और वायर का स्टडी करते थे और कहते थे कि ये वायर में ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था और ये इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मोशन कर रहा था और ये इलेक्ट्रॉन पर ये वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसका एट्रैक्टिव फोर्स लगता था। लेकिन अब हम यहाँ से लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से ये इलेक्ट्रॉन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जंप मारते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन v स्पीड से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो हम ये इलेक्ट्रॉन पर ही बैठ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की अंदर की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से अब हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या लगेगा, हम ये इलेक्ट्रॉन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गए हैं और ये इलेक्ट्रॉन के साथ ही हम
ये v स्पीड से मोशन कर रहे थे। ऐसे में क्या होगा उसको समझने के लिए हम ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पर खड़े हैं और हमारे साथ सेम ही डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन स्पीड में हो तो वो हमें रेस्ट में लगती है। ऐसा हमने प्लेटफॉर्म पर एक्सपीरियंस किया है और हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन v स्पीड से मोशन कर रहा हो और हम सिंपली ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सभी इलेक्ट्रॉन है, ये वायर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, उसकी स्पीड भी हम सिंपली एज्यूम कर लेते हैं कि v ही है। यानी कि ये दोनों स्पीड सेम ही है, यानी कि दोनों की एक दूसरे की कंपेयर में ये स्पीड 0 होगी। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहकर स्टडी करेंगे तो ये सभी इलेक्ट्रॉन हमें रेस्ट में लगेंगे, यानी कि ये सभी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज की न्यूक्लियस की बात करें तो ये न्यूक्लियस अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, इसलिए ये हमें v स्पीड से मोशन करते हुए दिखाएंगे। और अब रिलेटिविटी एंटर होती है और रिलेटिविटी क्या कहती है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसकी लेंथ मोशन की एलोंग के डायमेंशन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ जो भी पॉजिटिव चार्ज के ये आयन या तो न्यूक्लियस है ये थोड़े थोड़े कंप्रेस हो जाते हैं। और पहले जो हमने वायर का ये सेक्शन कंसीडर किया था, ये वायर के ये सेक्शन में ये 10 न्यूक्लियस थे और 10 इलेक्ट्रॉन था, यानी कि ओवरऑल ये वायर न्यूट्रल था। ओवरऑल वायर जो लेब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से हम देखते थे तो ओवरऑल वायर न्यूट्रल था और इसलिए हम कहते थे कि न्यूट्रल वायर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसलिए हमें मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट का यूज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये सभी जो न्यूक्लियस है ये थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो गए और ये यहाँ इतने सेक्शन में 10 न्यूक्लियस और 10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ ये कंप्रेस हो गए क्योंकि ये मोशन कर रहे हैं, ये रेस्ट में है। इसलिए जो ये रेस्ट में हो गए तो उसमें तो ये इलेक्ट्रॉन का तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, ये तो पहले जैसे ये इतनी ही स्पेस में है, लेकिन ये पॉजिटिव न्यूक्लियस का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया और ये इतनी जगह में मान लो कि आ गया। तो ऐसे में क्या होगा, ये पहले जो लेब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से हमें न्यूट्रल वायर दिखता था, ये वायर अब न्यूट्रल नहीं हो रहेगा। लेकिन इतनी ये सेक्शन की बात करें तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज ये 10 न्यूक्लियस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल वायर का जो ये सेक्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और अब हम सिंपली कह सकते हैं कूलम्स लॉ का यूज करके कि ये पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि किसी भी वन इनर्शियल सिस्टम में वन ऑब्जर्वर जिसे मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड कहता है, वो ऐसा कोई मिस्टीरियस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, लेकिन वो दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से अगर हम देखें तो वो जो वायर हमें पहली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से न्यूट्रल लगता है वो दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जली होता है और वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करता है। ये स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि ड्यू टू अनइक्वल लॉरेंट्ज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हियर लेब फ्रेम will be charged in another frame of reference, and hence one observer says this force is magnetic force but another observer says this force is pure electric। ये हम फिर से ये एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये लेंथ लॉरेंट्ज कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि जब हम वन इनर्शियल सिस्टम में, यहाँ हमने जो एग्जांपल में लिया वो लेब फ्रेम, उसी लेब फ्रेम में हमें ये वायर न्यूट्रल दिखता है और अगर न्यूट्रल वायर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे फोर्स को हम ये लॉरेंट्ज फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके मैग्नेटिक फोर्स के रूप में देखते हैं। लेकिन जब हम दूसरी फ्रेम में जंप मारते हैं, यानी कि यहाँ एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से हम देखते हैं तब जो हमने पहली इनर्शियल सिस्टम में जो वायर हमें न्यूट्रल लगता था वो वायर हमें अब न्यूट्रल नहीं, लेकिन हमारे एग्जांपल में ये पॉजिटिवली चार्ज दिखेगा और हम सिंपली समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि पहली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फोर्स हमें मैग्नेटिक लगता था वो दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्योर इलेक्ट्रिक लगता है और उसे हम कूलम के लॉ का यूज कर सकते हैं।
और यहाँ अब हम एक क्वेश्चन ये रहेगा कि ये तो हमने ये वायर और इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल ले लिया, लेकिन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा हो, ये दूसरा वायर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये तो हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का यूज करके समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा हो तो भी हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके समझ सकेंगे, तो उसके लिए हम ये रिलेटिविटी के दूसरे कंसेप्ट का यूज करना पड़ता है। और रिलेटिविटी, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का एक दूसरा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, उसे टाइम डायलेशन बोलते हैं। उसके बारे में हम ज़्यादा डीपली डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो ऐसे केस में उसके मोशन के अकॉर्डिंग उसमें जो भी टाइम का फ्लो हो रहा है वो टाइम का फ्लो स्लो हो जाता है। उसकी जो टाइम की इफ़ेक्ट होती है, टाइम का सारा रेट उसकी क्लॉक वो स्लो हो जाती है। इसलिए जो ये इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में हो तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये मोशन में जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि ये अगर मोशन में हो तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी इफ़ेक्ट स्लो हो जाती है, और उसी ही स्लो इफ़ेक्ट को हम ये मिस्टीरियस मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं। और यहाँ और एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन ही ना करता हो तो भी हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। हम जानते हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी दो तरह की मोशन होती है, रिवॉल्विंग मोशन और स्पिन मोशन। और ये अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ कोई मोशन ना करता हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड स्पिन मोशन की वजह से होता है। और स्पिन मोशन, हम जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उसको अच्छी तरह ये मॉडर्न साइंस से कम्प्लीटली समझ नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि स्पिन को भी एक टाइप की मोशन के रूप में ही लिया जाता है। यानी कि स्पिन कुछ भी हो, लेकिन स्पिन के कारण भी इलेक्ट्रॉन की मोशन होती होगी, और ये मोशन से ये जो टाइम डायलेशन की इफ़ेक्ट है उसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है।